हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि आपके कोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली बनाई जा रही है। द प्रीएम्बल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्लास ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे और ऐप पे हमने अवेलेबल कर दिया है, आप दोनों जगह देख सकते हैं। और आज जो है इंडियन पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपके सिलेबस में जो दूसरा लेसन दिया हुआ है उस लेसन को हम लोग करने जा रहे हैं। करने से पहले आप काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो बन रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल जाए और सही समय पे आप अपनी कोर्स की तैयारी पूरी कर सके और पहले ही अटेम्प्ट में आप एग्जाम पास कर सके। इस तरह से आप तैयार हो सके। चलिए आज का दूसरा लेसन देखते हैं क्या है। तो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ, यानी हमारे देश की जो सरकार है वो एक संसदीय सरकार है, यानी हमारे देश की सरकार संसद से चलती है और इसके सारे नियम कानून पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद में ही बनते हैं। तो ये क्या है, कैसे है और ये कैसे वर्क करती है, हम इसको समझेंगे। मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। WBSSC अपर प्राइमरी कोर्स की पूरी तैयारी ऐप पे हो रही है। कुछ वीडियोस आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है और सारे कोर्स के वीडियोस जो हैं, स्टडी मटेरियल, PDFs एंड ऑल द मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट जो है ऐप पे मैंने अवेलेबल कर दी है। आप प्ले स्टोर पे जाएं, काबिल एकेडमी सर्च करें, KAABIL काबिल एकेडमी सर्च करें, आपको ऐप दिखेगा। वहां पे स्टोर सेक्शन में जाएं, एज अ स्टूडेंट एनरोल करें, नॉट एज अ पेरेंट। स्टोर सेक्शन में जाएं, वहां से आप WB-TET प्राइमरी के लिए और WBSSC अप प्राइमरी के लिए कोर्स को परचेस करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। गुड न्यूज़ ये है कि पूजा के पहले ही बंगाल में जिन लोगों ने 11 दिसंबर को WB-TET 2022 की प्राथमिक परीक्षा पास की है उनके लिए बम्पर वैकेंसी आ रही है। गवर्नमेंट ने ये जना दिया है, आगे इसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंडियन पॉलिटी की दूसरी क्लास जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत डिटेल और माइन्यूटली पढ़ने की जरूरत है। हमारे देश की सरकार जो है, हमारे देश के सभी सरकार के नियम, कायदे, कानून, प्रोसीजर, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारा जुडिशरी, हमारा लेजिस्लेचर, ये सब कुछ जो है हमारा संसद से चलता है, यानी संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट से चलने वाली सरकार है। हमारी गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। तो यहाँ क्या क्या है, कैसे है, हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा पार्लियामेंट यानी हमारी संसद, ये हमारे देश का कह सकते हैं एक हमारा घर है और इस घर के दो हिस्से हैं। ठीक है, इस घर के दो हिस्से में मैं बता दूं, पहला हिस्सा है लोकसभा और दूसरा हिस्सा है राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल या पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल इसलिए कहते हैं और इसे प्रचलित हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बैठने वाले जो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुन कर आते हैं और हमारे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए लोकसभा में बैठते हैं। इसलिए यहाँ बैठने वाले लोग वे लोग हैं जिन्हें जनता ने अपने बीच से चुनकर भेजा है। तो इसे लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल या पॉपुलर हाउस भी कहते हैं और ये हमारे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये एक बड़े भाई के जैसा है, एक गार्जियन के जैसा है, जिसे अपर हाउस, एल्डर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, देखिए ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जो बात है ये देन है ब्रिटिश की, आपको पता होगा ये देन है ब्रिटिश की। जो 1861 में जो काउंसिल एक्ट पास हुआ था उसके बाद वायसराय के अंदर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करते हैं और इसके लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाया गया था। ठीक है, जहां ब्रिटिश मेंबर होते थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद जहां केवल काउंसिल में एक इंडियन को अलाउड था, वहां 3 इंडियंस को अलाउड किया गया। खैर ये हमने ऑलरेडी पहले वाले इंडियन पॉलिटिकल लेसन में कवर कर लिया है, आप उस वीडियो को देखें, आपको WBSSC अपर प्राइमरी टेट की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। तो इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उस राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य की ओर से जो प्रतिनिधि यहाँ जो भेजे जाते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा पार्लियामेंट का जो हिस्सा होता है वो होता है हमारे देश के महामहिम यानी हमारे देश के राष्ट्रपति यानी कि दी प्रेसिडेंट। और याद रखिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो दोनों ही हाउस में से किसी का ही मेंबर नहीं होते हैं, नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। याद रखिएगा, राष्ट्रपति ना तो लोकसभा के मेंबर होते हैं ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात, जब इलेक्शन होता है और इलेक्शन होने के बाद जब लोकसभा के लोगों को चुना जाता है तो जब पहली बार लोकसभा का सेशन जब लगता है पहला दिन या राज्यसभा का सेशन लगता है पहला दिन,
तो दोनों में से किसी भी सभा का पहला मीटिंग सेशन जो होता है उसे राष्ट्रपति ही प्रिसाइड ओवर करते हैं, प्रोरोगेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दिन यानी इलेक्शन के बाद जब फ्रेश जो सेशन लगता है, पहला दिन जो होता है, दोनों ही सदन का राष्ट्रपति ही उसे प्रिसाइड करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, ये है हमारा राज्यसभा यानी कि हमारा एल्डर हाउस यानी हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है उसी के स्ट्रिक्टली हमने ये पूरा वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आपको इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना हो और इसके बाहर कोई सवाल भी आपका नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है परमानेंट बॉडी, यानी राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है, स्थायी अंग है पार्लियामेंट का, यानी इसे किसी भी तरह राष्ट्रपति के द्वारा या किसी के द्वारा जो है इसे डिसॉल्व या भंग नहीं किया जा सकता। इस बात को याद रखिएगा कि राज्यसभा इज द परमानेंट बॉडी ऑफ द पार्लियामेंट, इसे भंग नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते। जहां तक मेंबर्स की बात करें, कितने लोग ऐसा बैठते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें से 12 वे लोग होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ऐसे लोगों को जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा या दूसरे कई सारे फील्ड में बहुत ही एक्सीलेंस और काबिले तारीफ काम किया है और बहुत ही रिनाउंड और पॉपुलर पर्सनालिटी है। उन्हें कई सारे सम्माननीय अवार्डों से भी नवाजा गया है और बहुत ही एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं सामाजिक योगदान देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए राष्ट्रपति को अगर महसूस होता है कि इन्हें भी जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो राष्ट्रपति 12 ऐसे लोगों को ऐसे सेक्टर से नॉमिनेट करते हैं। करंट राज्यसभा का स्ट्रेंथ है वो है 245, जिसमें से 233 जो है वो स्टेट से आते हैं, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और बाकी 12 जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। आगे देखते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि हमारा राज्यसभा को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और ये हमारे जो भारत देश में जितने भी राज्य हैं उनका हर एक राज्य से उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी एक राज्य की जितनी जनसंख्या होती है उस जनसंख्या के समानुपात अनुपात में उनके राज्य से प्रतिनिधि जो है राज्यसभा में भेजे जाते हैं चुनकर। इसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं, ये राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, यानी यहाँ की मीटिंग, यहाँ के सेशंस, इन सब को प्रिसाइड ओवर करने का काम, इन्हें कंडक्ट करने का काम और हाउस को ऑर्डर में रखने का काम जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का होता है। और इनकी अनुपस्थिति में एक डेप्यूटी चेयरमैन को भी चुना जाता है जो राज्यसभा के मेंबर में से ही चुने जाते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में अगर वो नहीं है सदन में तो राज्यसभा का सारा सदन, उसकी कार्यवाही, ठीक है, और सदन को ठीक से चलाने की जिम्मेदारी डेप्यूटी चेयरमैन की होती है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर नहीं होते और ना ही इनको किसी तरह का वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन ये वोट दे सकते हैं अगर किसी बिल पे या किसी भी समस्या पे अगर कोई वोट हो रही है, वोटिंग हो रही है किसी मोशन पे या किसी बिल पे और उसमें टाई हो जाए और किसी भी तरह का डिसीजन ना आए, तो उस टाई को ब्रेक करने के लिए इम्पार्शियल तरीके से और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उपराष्ट्रपति उस टाई को ब्रेक करने के लिए अपना वोट देते हैं, ठीक है, या तो फेवर में या तो अगेंस्ट में। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी है। आगे है, सबसे पहले देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की जो बनावट होती है अगर उसको हम देखें तो हमने कहा टोटल सीट होती है 250, जिसमें से 238 जो है वो राज्य और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि राज्यसभा के मेंबर को चुनने में देश की जनता भागीदार नहीं होती है, बल्कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि जो एमएलए चुन के जो अपने राज्य में जाते हैं, वो लोग ही अपने में से चुनकर अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनसंख्या के हिसाब से कितने लोग जाएंगे अपने में से ही राज्यसभा में चुनकर भेजते हैं। तो इन्हें लोग नहीं चुनते, इनकी इलेक्शन नहीं होती, इलेक्शन होती है लेकिन एमएलए के द्वारा, और 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। एट प्रेजेंट 245 मेंबर है, जिसमें से 229 स्टेट से, 4 अलग अलग यूनियन टेरिटरी से और 12 लोगों को राष्ट्रपति आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस से जिन्होंने काबिल तारीफ काम किया है, एक्सीलेंस किया है, उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा में कितने लोग अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आएंगे, यह डिपेंड करता है कि उस स्टेट या उस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या कितनी है। उनकी जनसंख्या के हिसाब से ही राज्यसभा में प्रतिनिधि की संख्या उतनी ही ज्यादा या कम हो सकती है।
ठीक है। यहाँ पे देखे राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, यानी इसे कभी भी डिसॉल्व हम नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिएगा यहाँ जो मेंबर चुन के आते हैं उनका कार्यकाल जो है 6 साल का होता है, और 6 साल के और हर 2 साल में, यानी हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर यानी हर 3 में से 1 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं और दोबारा वो री इलेक्शन के लिए वो माने एलिजिबल हो सकते हैं, दोबारा री इलेक्शन कर सकते हैं, अपने चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक और बात है जो बता दूं कि एक ये तो है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है, यानी 3 हिस्से में से 1 हिस्सा खाली हो जाता है और इस हिस्से में हर 2 साल में इलेक्शन होता है, और जो व्यक्ति रिटायर हो जाता है वो दोबारा री इलेक्शन के लिए जा सकता है। दूसरा, अगर कोई राज्यसभा का मेंबर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो रिजाइन हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, मान लीजिए 6 साल का कार्यकाल था, 3 साल के बाद ही वो मर जाने के चलते या उसके रिजाइन के चलते वो पद खाली हो जाता है, तो उसके जगह पे दूसरे मेंबर को री इलेक्शन किया जाएगा। कैंडिडेट अपना नाम दे सकते हैं, लेकिन उनकी जगह पे जो कैंडिडेट राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आएंगे उनको पूरा 6 साल का कार्यकाल नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसकी डेथ हुई है या जिसने रिजाइन किया है उसने 6 साल में से 3 साल का कार्यकाल पूरा किया, बाकी 3 साल के लिए ही इलेक्शन होगा। जो आएंगे वो उसका बाकी का 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, ना कि 6 साल के लिए, और 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, वो दोबारा 6 साल के लिए री इलेक्शन करके आ सकते हैं। तो सवाल यहाँ ये है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज इलेक्ट आरएस मेंबर, मतलब स्टेट में अपने अपने स्टेट के अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, अपनी अपनी विधानसभा होते हैं, जहां पे लोग चुनकर एमएलए बनकर जाते हैं। यही एमएलए जो है, जो इलेक्टेड एमएलए हैं, है ना, यही जो एमएलए है, यानी यहाँ पे जो एमएलए है, चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं जनता के द्वारा, यही राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। लेकिन कैसे, सवाल है कि कैसे, इसी को हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया कि जो मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी संख्या होती है 12, जो कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, आर्ट और सोशल सर्विस से लिए जाते हैं। तो और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जिन्हें एमएलए अपने में से ही चुन के भेजते हैं, इनमें से हर 2 साल में 1/3 सीट खाली हो जाता है, यानी 3 मेंबर में से 1 मेंबर को रिटायर होना पड़ता है, जिसकी 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है और ये दोबारा री इलेक्शन में जा सकते हैं। तो हाउ इज राज्यसभा एमपी इलेक्टेड? राज्यसभा में जो एमपी बैठता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, और हम ये समझेंगे कि जो एसटीवी का सिस्टम है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट का सिस्टम है, जिसके आधार पे ही वोटिंग होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, याद रखिएगा अपर हाउस में, ये कैसे काम करता है। तो हम देखते हैं कि राज्यसभा की मैक्सिमम साइज जो होती है 250 होती है, और हर एक सदस्य की जो टेनर होता है वो 6 साल का होता है। 245 इस वक्त है, 233 को इलेक्ट होना पड़ता है, 12 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। इलेक्शन प्रोसेस जो है, वोटर्स जो होते कौन होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो एमएलएज होते हैं, ये लोग ही वोटिंग सिस्टम में, ये लोग वोटर्स होते हैं। और वोटिंग का सिस्टम होता है, उसका नाम होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक आदमी एक ही बार वोट देगा, और कई सारे अगर कैंडिडेट हैं तो उनको 1 2 3 4 करके अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देगा कि मेरा पहला चॉइस ये है, ये नहीं हुआ तो सेकंड चॉइस ये है, ये नहीं थर्ड चॉइस ये है, ये लास्ट चॉइस है, इस तरह से। यहाँ पे एसटीबी सिस्टम क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, कि जो एमएलए वोट देने के लिए आता है, जितने कैंडिडेट राज्यसभा के पद के लिए उम्मीदवार हैं, उसमें से वो एमएलए जाता है, वो देखता है कि अगर कैंडिडेट सी उसका पहला चॉइस है तो उसको 1 नंबर देता है, दूसरा जिस कैंडिडेट देगा कि उसके बाद कौन बनना चाहिए, तीसरा, चौथा, इस तरह से बैलेट पेपर पे कई सारे कैंडिडेट का नाम लिखा रहता है जो राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं, उनको रैंकिंग दी जाती है 1 2 3 4, इस तरह से प्रेफरेंस के हिसाब से उनको सजाया जाता है। तो जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कैंडिडेट होता है उसे नंबर 1 दिया जाता है, उसके बाद जो सेकंड चॉइस होता है उसे 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। आगे है राज्यसभा का जो इलेक्शन है, काउंटिंग जो है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें से यहां दिया हुआ कि किसी को भी 10 या उससे ज्यादा मेंबर जो है अगर चूज कर लेते हैं पहले ऑप्शन के रूप में, यानी कि जिसको कोटा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कोटा, यानी कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जितने वोट की आवश्यकता है उसे कोटा कहते हैं। अगर कोटा किसी को मिल जाता है तो वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और हर एक एमएलए का वोट जो है एक ही बार काउंट होगा, 2 बार काउंट नहीं हो सकता है। वोट ट्रांसफरेबल होता है, इसका मतलब यह है कि द वोट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कैंडिडेट टू अनदर इफ एक वोट जो है एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाएगा। कब? जब एक कैंडिडेट जो है, मान लीजिए जितना उसको वोट चाहिए, जितने के लिए उससे अगर ज्यादा मिल गया है तो उसे चुन लिया जाता है, तो बाकी जो 3 में जो है उसका इलेक्शन होता है। या फिर एक कैंडिडेट को जो है इतना वोट मिला है कि उसके जीतने की कोई संभावना ही नहीं है, तो उसे बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट को
बाकी जो कैंडिडेट बचे हुए हैं उसमें प्रोपोर्शनेटली बांट दिया जाता है, यानी कि प्रेफरेंस नंबर 1 को ज्यादा, प्रेफरेंस नंबर 2 को कम और प्रेफरेंस नंबर 3 को उससे कम वोट मिलते हैं। इस तरह से प्रोपोर्शनेटली सबको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद क्या है, हम देखेंगे, हमने जो अभी आपसे जो कोटा की बात की, यानी एक राज्यसभा का एमपी बनने के लिए, राज्यसभा का जो सदस्यता है वो लेने के लिए एक कैंडिडेट को कोटा लेना होगा। कोटा लेने का मतलब ये है कि जितने नंबर कितने एमएलएज हैं इंटू 100 बाई जितनी वैकेंसी है उसमें +1 करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और इसमें +1 किया जाता है उसकी मेजोरिटी लाने के लिए। ये जो नंबर ऑफ वोट्स है ये जिस एमएलए को, जिस एमपी को सबसे पहले मिलते हैं, जिस सदस्य को सबसे पहले मिलते हैं, वो राज्यसभा का सांसद चुन लिया जाता है और इसे ही हम लोग कोटा कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखें, जितने एमएलए पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटर्स इंटू 100 डिवाइड जितनी वैकेंसी है उसे +1 और जो कैलकुलेशन आता है उसे +1 जोड़ दिया जाता है। इससे हमारा क्या निकल जाता है, कोटा। और ये कोटा सबसे पहले जिस कैंडिडेट को मिलता है वो राज्यसभा का सांसद चुन लिया जाता है। आगे अगर देखें कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट कैसे होते हैं, हमने कहा था कि इसका इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है, ठीक है, और भाया ओपन बैलेट। बैलेट एकदम ओपन होता है ताकि किसी तरह के क्रॉस वोटिंग ना हो कि आपने 2 कैंडिडेट को प्रेफरेंस 1 दे दिया या अपनी मर्जी से अपनी पार्टी के द्वारा बताया गया कैंडिडेट को ना चुनिए, किसी और की पार्टी को आप चुन रहे हैं, जिससे वो इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, ओपन बैलेट होता है। ये हम बताएंगे कैसे, इससे ओपन बैलेट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। Each voter ranks the list of candidates in order of preference on ballot paper। तो जो बैलेट पेपर होता है उसमें आप अपने इच्छा से या पार्टी के द्वारा कहे गए कैंडिडेट को जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसके 1, 2, 3 या 4 नंबर का प्रेफरेंस देके आप कैंडिडेट को रैंकिंग करते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। इसमें क्या होता है, ओपन बैलेट में होता यह है कि हर एक वोटर यानी कि हर एक एमएलए जो है वो शोकस दिस पेपर टू द ऑथोराइज्ड एजेंट ऑफ हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी। जिस पॉलिटिकल पार्टी का वो एमएलए है, जिस स्टेट से आया है, राज्यसभा सांसद तो उसी के अंदर से कोई मेंबर होगा, तो जो वोट देने आता है उसको पेपर अपने पार्टी के द्वारा जो एजेंट, ऑथोराइज एजेंट वहां नियुक्त किया गया है, उसे अपना बैलेट पेपर दिखाना पड़ता है कि जिस कैंडिडेट को वोट देने के लिए कहा गया था उस कैंडिडेट को उस वोटर ने वोट दिया है कि नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नोटा राज्यसभा इलेक्शन में डिसअलाउ कर दिया गया था कि नोटा नहीं चलेगा, कैंडिडेट को चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हर 2 साल में 1/3 रिटायर्ड हो जाता है। अगर नोटा लेंगे और इलेक्शन होगा ही नहीं तो राज्यसभा तो खाली हो जाएगा, भंग हो सकता है। कैंडिडेट जिनको कोटा ऑफ वोट्स मिल जाता है वो राज्यसभा का वैकेंट सीट जो है जीत जाता है। रिमेनिंग जो वोट बच जाते हैं वो नेक्स्ट कैंडिडेट के खाते में जाते हैं with a lesser value since it's not a first preference vote। क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट वाला तो ऑलरेडी जीत गया है, तो बाकी जो वोट बच जाते हैं वो बाकी 2, 3, 4 नंबर कैंडिडेट को उनके वैल्यू के हिसाब से बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे है कि वाई आर राज्यसभा इलेक्शंस इंपॉर्टेंट। राज्यसभा का इलेक्शन आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए इसके कई सारे रीजंस हैं और आपको इन कारणों को समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला है राज्यसभा के पास जो लेजिस्लेटिव पावर है, यानी कि जो लॉ मेकिंग पावर है, कानून बनाने का जो पावर है, आपको पहले इसके बारे में समझना पड़ेगा कि ये चीज आखिर क्या है, ठीक है। तो यहां देखिए कोई भी बिल, मनी बिल को छोड़ के, क्योंकि मनी बिल जहां पे फाइनेंस, टैक्स, जीएसटी, किसी भी तरह के फाइनेंस जुड़ा हुआ जो बिल होता है उसको छोड़ के कोई भी बिल अगर होता है वो तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक वो विदाउट बीइंग पास बाय बोथ हाउस, जब तक दोनों हाउस से यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, जब तक दोनों हाउस से उसकी सहमति ना हो जाए, पास ना हो जाए मेजोरिटी के साथ, तब तक वो लॉ नहीं बन सकता अगर वो मनी बिल नहीं है तो। क्योंकि मनी बिल को लोकसभा से पास कराना बहुत जरूरी होता है और मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में ही इनिशिएट किया जाता है। राज्यसभा मेंटेन्स फेडरल इक्विलिब्रियम, जो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, जहां केंद्र बहुत, जहां पे अलग अलग स्टेट्स को बांटा गया है, स्टेट्स को अपना गवर्नमेंट चलाने के लिए दिया गया है, लेकिन सेंटर बहुत स्ट्रांग है। जो हमने ये फीचर जो है कहां से लिया है, कनाडा से लिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस संघीय ढांचे को बनाए रखता है, इसके बैलेंस को बनाए रखता है और स्टेट और सेंटर के बीच जो इंटरेस्ट है, जो उनके हितों की रक्षा है, इसकी रक्षा करता है। जुडिशियल पावर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का रिमूवल कर सकता है, अटॉर्नी जनरल का रिमूवल कर सकता है, जो कैग है ना, जो काउंट मेंटेन करती है, इनका रिमूवल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल की जुडिशियल पावर इनके पास होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा का इलेक्शन हो। चार्जेस अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी लेवल्ड ओनली इन द राज्यसभा। अगर वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के प्रति खिलाफ अगर कोई चार्जेस और इल्जाम अगर लगे हैं तो उसको सबसे पहले राज्यसभा के अंदर ही उसको इनिशिएट करना पड़ता है, शुरू करना पड़ता है, मोशन लाना पड़ता है। एक्सक्लूसिव पावर की बात करें
तो राज्यसभा कैन डिक्लेयर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आर्टिकल 249, यानी 249 नंबर आर्टिकल का इस्तेमाल करके ये पावर राज्यसभा के पास है कि स्टेट लिस्ट में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमारे पूरे देश का हित जुड़ा हुआ है, उससे बनने वाले कानून से पूरी देश की न्याय व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, तो उसे नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया जा सकता है और उस पर पार्लियामेंट को अधिकार है कि नियम बना सकती है। राज्यसभा कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू बोथ सेंटर एंड सीट्स। आर्टिकल नंबर 312 कहता है कि राज्यसभा के पास जो है ऑल इंडिया सर्विस जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कॉमन है, ये बना सकती है, ठीक है। और लेकिन इसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है, जो लोग मेंबर प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3, ठीक है। जहां तक बात है लोकसभा के डिसोल्यूशन की, एमिड नेशनल इमरजेंसी द राज्यसभा टेक्स ओवर फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के समय अगर राज्यसभा को, लोकसभा को यानी कि मौजूद सरकार को अगर भंग कर दिया जाता है तो राज्यसभा पार्लियामेंट के सारे फंक्शंस को टेक ओवर कर लेता है और उस पर सारे संसदीय कानून राज्यसभा में ही बनाए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेशनल इमरजेंसी के समय अगर इलेक्शन होने वाला है तो इलेक्शन को टाल के मौजूदा सरकार को ही 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं और जब तक वो चलेगा। और अगर एक बार अगर इमरजेंसी हट जाए तो जो एक्सटेंशन है वो 6 महीने से अधिक एग्जिस्ट नहीं करेगी, 6 महीने के अंदर ही आपको इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं 4th शेड्यूल की। हमने शेड्यूल के बारे में, कैसे शेड्यूल को याद करना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के रूप में, हमने 12 शेड्यूल कैसे याद करना है मैंने समझा दिया था पहले वीडियो में। पहला वीडियो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। द 4th शेड्यूल जो चौथा अनुसूची है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यानी राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है, कितने सांसद राज्यसभा के लिए चुन के आएंगे, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, एलोकेशन कैसे होगा, इसके बारे में हमारे संविधान के 4th शेड्यूल में साफ साफ बोला गया है। ये एक पॉइंट है जो आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है ओपन बैलेट की, हमने बात की थी। ओपन बैलेट क्या है? देखिए राज्यसभा का पोल जो होता है एक सिस्टम होता है ओपन बैलेट का, ठीक है, बट इट इज अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ ओपननेस। ओपननेस तो होता है लेकिन ये नहीं कोई भी आके देख सकता है। अब ये ओपननेस क्यों किया जाता था? क्रॉस वोटिंग को रोका जा सके। As a measure to check rampant cross voting, which was taken to mean that the vote had been purchased by corrupt means, the system of each party MLA showing his or her marked ballots to the party's authorized agent before they are put into the ballot box has been introduced। तो क्या हुआ कि इसमें करप्शन ना हो, वोट की खरीद बिक्री ना हो, कोई व्यक्ति राज्यसभा का सांसद बनने के लिए पैसा देकर अपने वोट खरीद लिया हो, एमएलए खरीद लिए हो कि मुझे वोट दो, मैं हर वोट के लिए इतना पैसा दूंगा। इसको रोकने के लिए जिस पार्टी का वो एमएलए है वोट कर रहा है और उसे जिस कैंडिडेट को वोट देने के लिए कहा गया है कि इसे राज्यसभा का सांसद बनाना है, वोट देने के बाद बैलेट पेपर उसे अपनी पार्टी के द्वारा नियुक्त एजेंट को, ऑथोराइज एजेंट को दिखाना पड़ता है ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो और सिंसियरिटी ऑनेस्टी मेंटेन हो बिफोर बैलेट बॉक्स में रखने से पहले। तो यहां पे ये इंट्रोड्यूस किया गया। Now showing a marked ballot to anyone other than one's own party authorized agent will render the vote invalid। तो ये जो बैलेट है इसे केवल अपनी ही पार्टी के द्वारा स्थापित एजेंट को दिखाना होगा, यानी हर एमएलए जिस पार्टी का है अपने ही पार्टी के द्वारा नियुक्त एजेंट को दिखाएगा। अगर उसके अलावा किसी और को दिखाता है तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, इसका वोट जो है क्या हो जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। तो काफी ओपननेस है। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर राज्यसभा का सांसद बनना है तो कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। आपको शपथ लेनी पड़ती है कि आप भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा है ना और वफादारी रखेंगे, ठीक है। अब इसकी वफादारी को, मैंने संविधान को, मैंने इसमें अपनी वफादारी और अपने विश्वास को बनाए रखेंगे और एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, यानी कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। जहां तक हम टेनियर की बात करें तो मैंने पहले ही कहा कि राज्यसभा के एमपी का जो टेनियर होता है वो 6 साल का होता है और हर 2 साल के बाद जो होता है 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, जिनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, ठीक है, और वो दोबारा री इलेक्शन के लिए जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई इलेक्टेड मेंबर जो मिड टर्म में ही वैकेंसी क्रिएट कर दे, यानी कि मृत्यु के चलते, रेजिग्नेशन के चलते अगर ऐसा कुछ वैकेंसी क्रिएट हो जाता है तो उसके जगह जिनका सिलेक्शन होता है वो उतने ही समय के लिए राज्यसभा के सांसद बने रहेंगे जितने समय और बाकी रहेगा उसके मर जाने या रिजाइन देने के बाद। यानी अगर कोई एमपी
राज्यसभा का सांसद अगर मान लीजिए 2 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसके जगह को भरने, वैकेंसी को भरने के लिए जिस सांसद का सिलेक्शन होगा वो अगले 4 साल के लिए ही अपना कार्यकाल पूरा करेगा और फिर से री इलेक्शन के लिए चला जाएगा। जहां तक हम बात करते हैं राज्यसभा के ऑफिशियल्स की, तो राज्यसभा के ऑफिशियल्स में राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन होता है वो होता है देश के उपराष्ट्रपति, यानी कि देश के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाते हैं, ठीक है। और वो राज्यसभा के जितने मीटिंग्स को प्रिसाइड ओवर करते हैं। उनके एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन, जो राज्यसभा के मेंबर में से ही किसी एक को चुना जाता है, उनके एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन उन सभी कार्यकालों को देखा जाता है। डेप्यूटी चेयरमैन को अगर रिमूव करना है तो उस वक्त जो राज्यसभा के मेंबर है उनकी मेजोरिटी अगर है तो डेप्यूटी चेयरमैन को उसके पद से हटाया सकता है। लेकिन अगर चेयरमैन यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट है, इन्हें अगर इनकी ऑफिस से अगर रिमूव करना है, जो हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, तो राज्यसभा के द्वारा जो है एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और जितने मेंबर उस समय है उसके मेजोरिटी से पास करने के बाद भी लोकसभा में भी इसको पास कराने की जरूरत पड़ती है, तब जाके आप राष्ट्रपति को उनके पद से पदच्युत कर सकते हैं, इंपीच कर सकते हैं। इसके बारे में जब हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे तो इसके बारे में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सो जहां तक वाइस प्रेसिडेंट की बात है, चूंकि ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते और इसलिए ये नॉर्मली जो है वोट नहीं करते, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये वोट दे सकते हैं अगर किसी बिल पे या रेजोल्यूशन पे किसी तरह की रजामंदी नहीं हो पाती और टाई अगर हो जाता है तो इस टाई को ब्रेक करने के लिए उपराष्ट्रपति जो है वोट कर सकते हैं। टाई का मतलब होता है, जो मैंने बताया, अ सिचुएशन इन विच देयर आर इक्वल वोट कास्ट इन फेवर एंड अगेंस्ट अ रेजोल्यूशन। कोई भी रेजोल्यूशन हुआ, कोई बिल पास करना हुआ, कोई ऑर्डिनरी बिल हुआ, तो कोई रेजोल्यूशन है, तो उसमें अगर मान लीजिए फेवर में और अगेंस्ट में इक्वल वोट होते हैं तो एक डेडलॉक की स्थिति पैदा हो जाती है। इस डेडलॉक की स्थिति को हटाने के लिए जो है उपराष्ट्रपति जो है अपने विवेक के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला करके टाई को ब्रेक करके वोट दे सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लोकसभा की ओर, ठीक है, जिसे हम लोग लोअर हाउस है ना, पॉपुलर हाउस या हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। तो लोकसभा का देखिए मेंबरशिप एंड इलेक्शन क्या है। सबसे पहली बात, लोकसभा राज्यसभा की तरह परमानेंट बॉडी नहीं है, यानी लोकसभा एक नॉन परमानेंट बॉडी है, टेम्पररी बॉडी है, यानी इसे कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसे भंग किया जा सकता है। भंग करने के कई सारे कारण हो सकते हैं। जो मौजूदा सरकार है, जो मेजोरिटी पार्टी है, उसमें पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, लेकिन अगर सरकार के खिलाफ कोई अभियोग आता है और प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना पड़ता है और उनके खिलाफ अगर मंच पे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू होता है, उस पर वोट कराई जाती है और फ्लोर पे अगर सरकार इस वोट में हार जाती है तो प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ता है और उनके रेजिग्नेशन के साथ ही पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है स्थगित हो जाती है, सरकार गिर जाती है। ऑपोजिशन को मौका दिया जाता है कि अगर आपके पास मेजोरिटी है सरकार बना लीजिए, लेकिन अगर ऑपोजिशन के पास भी अगर इस सरकार बनाने के लिए पर्याप्त मेजोरिटी नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करके इलेक्शंस करवाते हैं। इसकी मेंबर की संख्या 550 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 550 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 530 तो स्टेट से आते हैं, 20 जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 2 मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यानी कि जो विदेशी है, भारत में बस गए हैं, अगर इनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, तो 2 लोगों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकसभा इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि लोकसभा में किस राज्य से कितने सांसद चुन के आएंगे ये वहां के जनसंख्या पे डिपेंड करता है। एग्जांपल के तौर पे यूपी सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो यहां से 80 सांसद जो है लोकसभा में चुन के आते हैं। वही इसके विपरीत अगर हम मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की बात करें तो यहां से 1 और दिल्ली से 7 लोग जो सांसद जो है लोकसभा में चुन के आते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं क्योंकि इसमें आने वाले लोग, बैठने वाले लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि ऐसे व्यक्ति जो 18 या 18 से ऊपर है, देश की जनता, एक पर्सन को एक बार वोट देने का अधिकार है, अपने प्रतिनिधि को वोट देकर चुनकर लोकसभा तक पहुंचाती है, तो इसलिए इसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है ये हाउस। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसा कोई भी सिटीजन जो 18 साल का उम्र का है, ठीक है, और जो वोट कर सकता है इलेक्शन के, लोकसभा के इलेक्शन में,
subject to laws made by the parliament. So any Indian citizen can become a member of Lok Sabha provided कि कुछ qualifications है जो उसको पूरा कर सकता है। यानी लोकसभा में आने के लिए किसी व्यक्ति को वोट लेकर आना होगा, चुन कर आना होगा, और चुनने के लिए उस व्यक्ति की उम्र जो है 18 साल, यानी वोट देने की उम्र जो है कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 25 साल से कम की उम्र नहीं होगी, यानी कम से कम 25 साल का उम्र होना चाहिए अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो। और कोई व्यक्ति डिक्लेयर करना होगा, एक उसको शपथ लेनी होगी, कसम लेनी होगी कि he has true faith and allegiance to the constitution and that he will uphold the sovereignty and integrity of India। उसे शपथ लेनी होगी कि भारत के संविधान के प्रति वो सच्ची श्रद्धा रखेगा और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगा, इसकी शपथ लेनी पड़ती है। उसके बाद उसमें कुछ ऐसे क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जो समय समय पे पार्लियामेंट कानून बना के पैदा करता है कि हाँ, अगर आपको लोकसभा सदस्य बनना है तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपको एक रजिस्टर्ड वोटर होना पड़ेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपके वोटर लिस्ट में आपका नाम होना पड़ेगा, ठीक है। और पर्सन कंटेस्टिंग फ्रॉम द रिजर्व्ड सीट, और ऐसा कोई व्यक्ति जो रिजर्व सीट से आता है, यानी कि एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, ठीक है, शुड बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एज द केस में बी। तो जिस रिजर्व कैटेगरी से आते हैं वो रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, तभी आप कंटेस्ट कर सकते हैं रिजर्व सीट से। यानी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर एससी के लिए रिजर्व है तो वहां से एससी कैंडिडेट ही आएगा, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर एसटी के लिए रिजर्व है तो वहां से एसटी कैंडिडेट ही खड़ा हो पाएगा, जनरल कैंडिडेट खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखते हैं टेनियर। जहां तक लोकसभा के टेनियर का सवाल है तो नॉर्मल लोकसभा जो है, यानी कोई भी सरकार, लोकसभा मतलब वहां की मौजूदा मेजोरिटी वाली सरकार, 5 साल का टर्म होता है। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो जो COM यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, मंत्रिमंडल, जो प्रधानमंत्री जिसके लीडर होते हैं मेजोरिटी पार्टी के, उनके एड एंड एडवाइस पे राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल के पहले ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी के समय इसका उल्टा भी होता है कि लोकसभा कार्यकाल अगर 5 साल पूरा हो गया है और इलेक्शन की संभावना है, लेकिन देश में किसी तरह की आपातकाल की स्थिति आ गई है, युद्ध की स्थिति बन गई है, कोई बाहर से कोई परमाणु अटैक का हमला करने वाला है, या देश में ही किसी तरह का गदर मचा हुआ है, दंगे फसाद हो गए हैं, तो ऐसे नेशनल इमरजेंसी के समय मौजूदा सरकार का कार्यकाल 1 साल के लिए मैक्सिमम बढ़ा दिया जाता है। लेकिन तब तक कि वो इमरजेंसी इनफोर्स है। इमरजेंसी एक बार हट जाने के बाद सिर्फ 6 महीने तक ही एक्सटेंशन रहेगा। 6 महीने के अंदर ही आपको लोकसभा का चुनाव कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब 12वें लोकसभा को चुना गया था 1998 में, तो 1999 में ही इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। ऐसी कहानी पूरी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगर आप बात करें लोकसभा 12वीं लोकसभा का, तो 10 मार्च 1998 को चुना गया और 26 अप्रैल 1999 को यह भंग कर दिया गया। यानी केवल जो है केवल 13 महीने, यानी कि 13 महीने ही ये सरकार चली, ठीक है। और ये सेकेंड कंसेक्यूटिव लोकसभा था, यानी 11वीं लोकसभा में भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिली, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट थी इसमें भी नहीं मिली। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के 16वें प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है केवल 13 महीने तक ही चली, क्योंकि इनके पास क्लियर मैंडेट नहीं था, पूर्ण बहुमत नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको दूसरे पार्टी से समर्थन भी नहीं मिला और AIADMK ने अपना समर्थन जो है वापस ले लिया। फ्लोर पे अपनी मेजोरिटी साबित ना करने के चलते अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तब उस समय के प्रेसिडेंट KR नारायण ने अपोजिशन की लीडर सोनिया गांधी जो कांग्रेस से है, उनको उन्होंने कहा कि वो सरकार बनाए। लेकिन चूंकि यूपीए के पास भी सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं था, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नारायण ने लोकसभा को भंग कर दिया और इलेक्शन करवाया। और उसके बाद जो 13वीं लोकसभा आई उसने 5 साल के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट दिया। तो ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा एक परमानेंट बॉडी नहीं है, बल्कि टेम्पररी बॉडी है। हाँ, अमूमन इसका कार्यकाल 5 साल का होता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अगर हम बात करें ऑफिशियल्स ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा के 2 ऑफिशियल्स हैं, एक है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। स्पीकर वो होता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो लोकसभा के सारे कार्यकाल, मीटिंग, प्रोसीडिंग्स, बिल, ऑर्डिनरी बिल्स, इन सब के प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाता है, मीटिंग कंडक्ट करता है, हाउस को ऑर्डर में रखता है। कोई व्यक्ति इनके बिना परमिशन के बोल नहीं सकता। जिनको जितना समय दिया है उतने समय में ही बोलना है, और जब उनका समय खत्म होता है लेकिन फिर भी वो स्पीकर की बात को ओबे नहीं करते हैं, तो उसके बाद वो कुछ भी बोले उसकी बात को रिकॉर्ड नहीं होने दिया जाता। तो एक हाउस को मेंटेन करना, उसे ऑर्डर में रखना, उसके सारे मीटिंग और प्रोसीडिंग्स को सुचारू रूप से चलाना, 0 आवर कंडक्ट करना, एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, कट मोशन सब स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। लोगों को कोई बिल लाना है, चाहे ऑर्डिनरी बिल हो, मनी बिल हो, स्पीकर के परमिशन
के बिना आप बिल नहीं ला सकते हैं। अगर स्पीकर को लगता है कि ये बिल जायज है तो वोट के लिए, डिस्कशन के लिए, डेलिब्रेशंस के लिए स्पीकर उसे हाउस में रखते हैं और लोगों से डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन आवर चलता है, मंत्री को जवाब देना पड़ता है, क्लोजेस पे चर्चा होती है, ऐड डिलीशन होता है और प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो ये सब कुछ करने का काम जो है जो स्पीकर होते हैं वो करते हैं और उनके एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर जो है इस काम को चलाते हैं। दोनों को ही उनको ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। एक रेजोल्यूशन लोकसभा में लाना होगा बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस। उस समय हाउस में जितने मेंबर हैं उनकी मेजॉरिटी के द्वारा जो है एक रेजोल्यूशन पास करके आप स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को उनके पद से हटा सकते हैं। अगर हम स्पीकर के फंक्शंस की बात करें तो स्पीकर के फंक्शन को अभी मैंने आपको कहा, सब कुछ मैंने जो कहा वही यहां पे लिखा हुआ है, आप एक बार इसको पढ़ ले। बिल, रिपोर्ट, मोशन, रेजोल्यूशन जो है इंट्रोड्यूस स्पीकर के परमिशन के द्वारा ही होता है। उन्हें लगता है कि अगर ये बिल सही है तो वोट के लिए रखते हैं, डेलिब्रेशंस के लिए रखते हैं, बात करते हैं, उन पर वोटिंग होती है। हाउस को ऑर्डर में रखना, हाउस को चलाना, उनके बिना परमिशन कोई बोल नहीं सकता। जितने मेंबर लोकसभा में हैं उनके प्रिविलेजेस, उनको जो सुविधाएं मिलती है, जो उनको अधिकार हैं, उनका सारा गार्जियन, कस्टडियन जो है वो स्पीकर ही होता है। उनका डिसीजन पार्लियामेंट्री मैटर में फाइनल होता है, ठीक है, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद कोई मेंबर अगर गलत काम करता है और उसके खिलाफ कोई मोशन चलता है तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा उसका जो संसद जो उसका संसदीय जो मैंने उसका जो अधिकार है वो छीना। जैसे राहुल गांधी, अभी जो करंट एग्जाम्पल राहुल गांधी से भी उनका जो संसदीय अधिकार था वो छीन लिया गया, उनसे बंगला ले लिया गया, जो सारे प्रिविलेजेस थे वो सारे हटा दिए गए। सब स्पीकर के द्वारा ही होता है। अगर कोई मेंबर रेजिग्नेशन देता है तो इसके बारे में फैसला लेने का अधिकार स्पीकर का ही होता है कि क्या ये इस्तीफा जेन्युइन है, ओरिजिनल है, लॉजिकल है, एक्सेप्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। और अगर ज्वाइंट सिटिंग होता है लोकसभा और राज्यसभा का, अगर ज्वाइंट सिटिंग किया जाता है तो इसको प्रिसाइड करने का काम स्पीकर ही करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे लोकसभा में हमारे स्पीकर जो है परफॉर्म करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना और इसे जानना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं कि पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है। देखिए, पार्लियामेंट का जहां तक फंक्शन का सवाल है तो सबसे पहला फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन, क्योंकि एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, कानून बनाने का अधिकार। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कार्यपालिका अधिकार। और वित्तीय कार्य यानी कि फाइनेंशियल फंक्शन। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन। देखिए, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, यानी कानून बनाने का अधिकार। जहां तक कानून बनाने का अधिकार है तो तीन तरह के लिस्ट हैं, ठीक है, जिसपे कानून बनते हैं। एक है हमारा यूनियन लिस्ट, जिसपे केवल और केवल पार्लियामेंट को यानी कि केंद्र सरकार को यानी कि पार्लियामेंट को, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, क्योंकि पार्लियामेंट ही लॉ मेकिंग बॉडी है। इसके बाद है कंकरेंट लिस्ट, यानी इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं, वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का हित शामिल होता है। तो दोनों ही इस पे यानी कि राज्य की जो विधानसभा, विधान परिषद है और केंद्र का जो पार्लियामेंट है, दोनों मिलके इसके ऊपर यानी दोनों के स्टेट और यूनियन के जो लेजिस्लेचर होते हैं इस पे कानून बनाते हैं। दोनों को अधिकार होता है। और जो स्टेट लिस्ट होता है इसमें एक्सक्लूसिवली जो राज्य के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो राज्य से जुड़े हुए, जो पुलिस हुआ या कोई भी एजुकेशन का चीज हुआ, कुछ भी हुआ, उस पे स्टेट को पूरा अधिकार होता है कि स्टेट जो है उस पे कानून बना सकता है। लेकिन यहाँ पे कई सारी बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि जो कंकरेंट लिस्ट होता है उस पे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही कानून बना सकता है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट एराइज होता है, किसी तरह का कोई असमंजस में डेडलॉक पैदा हो जाता है तो इसमें, या नेशनल इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है, तो पार्लियामेंट जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है स्टेट के मुकाबले, यानी उनके द्वारा बनाया गया रूल ही चलेगा। ये याद रखिएगा, यानी कि पार्लियामेंट इसे ओवरराइड कर सकते हैं। कल यही नहीं, अगर हम स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करें तो किसी भी तरह के डिस्प्यूट हो, ठीक है, और पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया स्टेट लिस्ट में बनाए कानून को ओवरराइड कर सकता है। अगर पार्लियामेंट को ये लगता है कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे या हमारे देश के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस वाला मुद्दा है, स्टेट लिस्ट में ही है लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो उस पे पार्लियामेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून को या इमरजेंसी पीरियड में स्टेट के द्वारा बनाए कानून को ओवरराइड करके जो है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट को अल्टर कर सकता है। इसलिए पार्लियामेंट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तो फेडरल स्ट्रक्चर है। हमारे पास केंद्र भी है और राज्य भी है, लेकिन केंद्र यूनिटरी है, बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे देश की सरकार जो है वो क्वासी फेडरल है ना, यानी पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल है। आगे देखें,
हम देखते हैं कि पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट किस तरह से, मैंने अभी आपको बताया कि पार्लियामेंट किस तरह से स्टेट लिस्ट को डोमिनेट कर सकती है, यानी स्टेट लिस्ट के भी सब्जेक्ट को ये अल्टर कर सकती है। अगर हम आर्टिकल नंबर 252 की अगर हम बात करें, तो इफ द लेजिस्लेचर ऑफ 2 or more states pass a resolution to the effect that it is desirable to have a parliamentary law on any item listed in the state list, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की संसदीय सभा यानी कि विधानसभा या विधान परिषद जो भी अवेलेबल है, बाइकैमरल या यूनिकैमरल, अगर वो एक रेजोल्यूशन पास करती है और वो इच्छा जाहिर करती है और रिटर्न में देती है, पार्लियामेंट को भेजती है रेजोल्यूशन पास करके कि स्टेट लिस्ट में कोई ऐसा विषय है जिसपे पार्लियामेंट की इंटरफेरेंस होनी बहुत जरूरी है और पार्लियामेंट का दिशा निर्देश और उनकी तरफ बनाए गए कानून की अपेक्षा की जाती है, तो पार्लियामेंट जो है 252 नंबर आर्टिकल का इस्तेमाल करके स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट को अल्टर कर सकता है। आर्टिकल नंबर 253 के बाद 53 ये कहता है कि अगर किसी तरह कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहा है, यानी हमारे देश का विदेश के साथ किसी भी राज्य के देश के मुद्दे पे अगर एग्रीमेंट है, कोई ट्रीटी साइन हो रही है फॉरेन पावर के साथ और वो ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो भले ही वो राज्य की लिस्ट में हो, 253 नंबर आर्टिकल के हिसाब से पार्लियामेंट उस रूल को बना सकता है, अल्टर कर सकता है। आर्टिकल नंबर 249 की अगर हम बात करें, तो राज्यसभा जो है 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन अगर पास करता है, जो उस समय के मेंबर प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, तो स्टेट के किसी सब्जेक्ट को हम लोग आसानी से, पार्लियामेंट जो है उस पर आसानी से नियम बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून को ओवरराइड कर सकता है। ठीक है, और अगर गवर्नर के कहने पे किसी राज्य में 356 नंबर आर्टिकल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के समय अगर राष्ट्रपति शासन अगर लग जाए, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है भंग हो जाता है, सीधे सीधे केंद्र का शासन वहां लग जाता है। केंद्र का शासन का मतलब है पार्लियामेंट्री लॉ, और पार्लियामेंट ही स्टेट के सारे सब्जेक्ट्स पे जो है रूल बना सकता है। तो ये वो मामले हैं जहां पे पार्लियामेंट बहुत डोमिनेट और स्ट्रांगली होल्ड करता है स्टेट लिस्ट को, इन सब जगहों में। अदरवाइज किसी तरह कोई डिस्प्यूट ना हो और स्टेट अपनी मर्जी से अपने स्टेट में सब्जेक्ट को ठीक से इंप्लीमेंट कर सके, उसके लिए नियम और कायदे बना सके, इसलिए कभी डिस्प्यूट की संभावना होती है। लेकिन क्या क्या मामले हो सकते हैं जहां पे एक्सेप्शनल केस है, वो मैंने बता दिया। आगे देखते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन। हमने लेजिस्लेटिव फंक्शन देख लिया, एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है, यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव हो गया, कार्यपालिका। जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाने का जो प्रोसेस, जो पार्लियामेंट, संसद, इनके द्वारा बनाए गए नियम कानून को ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ये लोग पालन करते हैं, इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है कलेक्टिवली और इंडिविजुअली जो होता है वो पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार होता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रति भी जिम्मेदार होता है। इंडिविजुअली भी हर एक मिनिस्टर भी जिम्मेदार होता है और कलेक्टिवली भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में। ठीक है, इसके बाद अगर मौजूदा सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पे कोई मोशन आता है, कोई नो कॉन्फिडेंस का मोशन अगर कोई मंत्री अगर लेके आता है कि सरकार के द्वारा बनाए गए इस चीज से हमारा देश के संविधान की क्षति हो रही है, देश संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, जो स्पीकर डिसाइड करता है। तो उस पर वोटिंग कराई जाती है। अगर वोटिंग में फ्लोर पे अगर गवर्नमेंट के खिलाफ वोट पड़ते हैं और मेजोरिटी ऑफ वोट जो है विपक्ष में पड़ जाते हैं, तो सरकार गिर जाएगी, प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा, सरकार भंग हो जाएगी, अपोजिशन को मौका मिलेगा कि सरकार बनाए। अगर वो भी नहीं कर सकती है तो लोकसभा भंग करके राष्ट्रपति दोबारा इलेक्शन करवाते हैं। बिल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, या किसी भी तरह के बजट प्रपोजल को जो है कैंसिल करने का अधिकार भी पार्लियामेंट को है, अगर इस तरह कोई काम होता है तो। इसके बाद ऐसा कोई अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक से जुड़ी हुई, जनता से जुड़ी हुई कोई ऐसा मुद्दा जो पब्लिक इंटरेस्ट से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, जैसे कि जो बहुत ही विवादित जो ये जो फार्म बिल था, यानी जो किसान बिल जो आया था, 3 जिसे ब्लैक कानून लोग कहते हैं, फार्म बिल कहते हैं, तो ये काफी विवादित था और इसका सीधे सीधे पब्लिक इंटरेस्ट से, अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ था। तो इसके लिए क्या हुआ, एक एडजर्नमेंट मोशन सदन में लाया जाता है, बहुत ही सीरियस है, लोकसभा में ही इसे आप इनिशिएट कर सकते हैं और इसका सीधा सीधा रिलेशन जनता के मुद्दे से होता है। वो इतना अर्जेंट होता है कि इसके लिए 2.5 घंटे दिया जाता है इसे बात करने के लिए, और सरकार को बहुत गंभीरता से इस मुद्दे पे सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है कि ये क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन अगर ये मोशन पास भी हो जाता है तो इस केस में सरकार नहीं गिरती है, क्योंकि सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन में ही सरकार गिरती है। तो इस बात को ध्यान रखें, तो ये भी हो सकता है। और कमिटी ऑन मिनिस्टरियल एश्योरेंस भी बनाई जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, जो ये देखती है कि
इलेक्शन जीतते जीतते वक्त अपने मैनिफेस्टो में सरकार ने जो वादे किए थे, जो प्रॉमिस किए थे कि जनता के बहुत सारे काम किए जाएंगे, उनके कल्याण का ध्यान रखा जाएगा, उनके सारी सुख सुविधाएं उनको दी जाएगी, अलग अलग राज्यों में वो जो सरकार होगी उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो है कमिटी और मिनिस्ट्रियल एश्योरेंस बनाई जाती है। तो ये कंट्रोल है लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव के ऊपर, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सेंसर मोशन है, कट मोशन है। कट मोशन जो है, ये कट मोशन कब होता है? इज यूज्ड टू अपोज एनी डिमांड इन द फाइनेंशियल बिल ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट अपने वित्तीय बिल में, फाइनेंस बिल में, जहां पे टैक्स के इंपोजिशन या विड्रॉल, जीएसटी, बजट को लेके कोई अगर उन्होंने कोई डिमांड किया है और वो डिमांड सही नहीं है, तो विपक्ष जो है उसके खिलाफ जो है कट मोशन ला सकता है कि नहीं, ये जो डिमांड गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल उचित नहीं है, जायज नहीं है, चर्चा का विषय हो जाता है। इसके अलावा सेंसर मोशन भी लाते हैं। ये सेंसर मोशन कौन लाता है? ऑपोजिशन पार्टी। कहां लाता है? सिर्फ लोकसभा में ही ला सकते हैं। स्ट्रांगली डिसअप्रूव एनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कोई अगर नीति बनाई गई है, जैसे कि फार्म बिल बनाया गया था, किसान बिल बनाया गया था, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लोकसभा में काफी हल्ला चिल्ला हो हल्ला मचा, ठीक है, तो ये सेंसर मोशन लाया गया क्योंकि इस पॉलिसी का बहुत सारे लोग जो है विरोध कर रहे थे। देश में काफी विरोध हुआ, लोकसभा राज्यसभा के संसद के अंदर इसका विरोध हुआ। लेकिन अगर ये पास हो भी जाता है तो इससे गवर्नमेंट गिरती नहीं है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट गिरती सरकार बनी रहती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसर का मतलब ये होता है कि आप जो सरकार में होते हुए आप जो काम कर रहे हैं और जो चीजें आप कर रहे हैं, ये सीधे सीधे आपके खिलाफ जा रही है। सरकार को सीधे लोकसभा में, राज्यसभा में इसका जवाब देना पड़ता है। तो इससे देश सरकार की छवि बिगड़ती है या बिगड़ने का खतरा होता है। इसलिए सरकार को तैयार होना पड़ता है कि ऐसे मोशन में अपने सारे जवाबों को लेके। फाइनेंशियल फंक्शन, अगर हम वित्तीय कार्यों के बारे में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पार्लियामेंट जो होता है एक एक पैसे का कस्टोडियन और गार्जियन होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर कोई भी काम करते हैं, कोई किसी भी तरह का बजट बनाना हुआ, कोई बिल लाना हुआ, हर काम में पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसे एक एक पैसे गार्जियन जो होता है वो कौन होता है? पार्लियामेंट होता है। यानी उनके आज्ञा और उनके कंसिडरेशन के बिना जो है एक पैसा एग्जीक्यूटिव खर्चा नहीं कर सकता। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऐसा हो सकता है कि फंड की बहुत आपातकाल में आपको जरूरत पड़ गई है, आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको हर एक पैसे का हिसाब पार्लियामेंट को देना होता है। तो चाहे आप टैक्स लॉ बना रहे हैं या यूनियन का बजट पेश कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ही पार्लियामेंट के द्वारा सबसे पहले आपको अप्रूव करवाना होगा, क्योंकि ये पैसे का यानी कि जो फाइनेंशियल फंक्शन पार्लियामेंट के पास है। तो एग्जीक्यूटिव अगर कोई टैक्स लॉ लेके आती है या यूनियन बजट पे पेश करती है जहां पैसे का प्रावधान है, तो ये दोनों को पार्लियामेंट से पास करवाना होगा। पार्लियामेंट्री कमेटी में देख लेते हैं, ये आपके सिलेबस में बहुत डिटेल से नहीं है, बस आपको जान के रखना है कि पार्लियामेंट्री में कौन कौन सी कमेटी होती है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी को दो हिस्से में बांटते हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी और एक एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी के दो हिस्से हैं, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी और डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। फाइनेंशियल कमेटी में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, पैक बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। जहां तक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की बात है, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, कमिटी ऑन डिफेंस एंड कमिटी ऑन एनर्जी, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडहॉक कमेटी में ज्वाइंट कमेटी और सिलेक्ट कमेटी। ये आप नोट करके रखें, याद करके रखें, क्योंकि इसमें ये तीनों जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो स्टैंडिंग कमेटी का ही हिस्सा होता है। और उसमें भी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी जो सारे फाइनेंस के मुद्दों को देख रेख करने के लिए, कस्टडी के लिए पार्लियामेंट जो है ये तीन कमेटी बनाती है, ठीक है। इसमें जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी है, यानी कि ये वाला जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी से तीन जो कमेटी बनाई गई है, इन तीनों कामों को थोड़ा देख लीजिए। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये एग्जामिन करती है वेरियस एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स अंडर द परव्यू ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के कार्य क्षेत्र के अंदर आने वाले जितने भी खर्चे और अकाउंट्स है, ठीक है, इन सब का लेखा जोखा रखने का काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होता है। एस्टिमेट्स कमेटी का काम क्या होता है? पब्लिक एस्टीमेट जितने भी होते हैं, पब्लिक के जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स आते हैं, कोई भी स्कीम्स आती है, प्रधानमंत्री से स्कीम जुड़ा हुआ कुछ भी आता है, जो भी खर्चे होते हैं वो एस्टीमेट कमेटी के पास आता है। जहां तक पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की बात है, इट एनालाइजेस एंड वर्किंग्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जितने भी पीएससी होते हैं, जैसे कि एलआईसी हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, यहाँ पे जो भी खर्चे पार्लियामेंट के द्वारा या एग्जीक्यूटिव द्वारा किए जाते हैं, इसका सारा ब्यौरा पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी में दिए जाते हैं, ठीक है। इलेक्टोरल फंक्शन, तो पार्लियामेंट का फंक्शन
चुनाव को लेके भी होता है, यानी पार्लियामेंट जो होता है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता है या उसके इलेक्टोरल कॉलेज को डिसाइड करता है। जहां तक इलेक्टोरल कॉलेज का सवाल है राष्ट्रपति का, तो इसमें जो है जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउस के वो शामिल होते हैं, और भी होते हैं जो हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव में जाके पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा एग्रीड टू बाय द लोकसभा। और अगर राष्ट्रपति को उनके पद से इंपीच करना है, जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है, और वो हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे, तो याद रखिए इसकी रेजोल्यूशन को राज्यसभा में पास करना होगा और लोकसभा में ही इसको पास कराना पड़ेगा। उसके बाद ही आप राष्ट्रपति को उनके पद से महाअभियोग के जरिए हटा सकते हैं। डिटेल में यूनियन एग्जीक्यूटिव जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर ये माजरा है क्या। लेकिन यहां ये ध्यान रखिए कि पार्लियामेंट का इलेक्टोरल फंक्शन भी होता है और वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी निर्धारित करता है। अब आते हैं जुडिशियल फंक्शन, यानी कि न्यायिक जो कार्य है। देखिए संसद जो सांसद जो होते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, उन्हें कई तरह के प्रिविलेज मिलते हैं। ठीक है, 102 लंच मिलता है, 109 स्वीट्स मिलते हैं, आई थिंक पर वीक ना क्या आवर है क्या है। पानी जो है 40 लाख लीटर पर साल मिलता है, जबकि एक एवरेज आदमी पर ईयर 51,000 लीटर ही पानी इस्तेमाल करता है, लेकिन एक सांसद को 40 लाख लीटर पानी मिलता है। पावर की बात करें तो एक सांसद को हर साल 50,000 यूनिट पावर मिलता है, जबकि एक एवरेज जो व्यक्ति होता है वो 884 यूनिट पर ईयर खर्च करता है, अगर एवरेज की अगर हम बात करें। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 34 जो है एयर ट्रांसपोर्ट उनको मिलता है, रेल ट्रांसपोर्ट ही मिलता है, कम्युनिकेशन मिलता है। उसके बाद 75,000 रुपए जो है उनको जो फर्नीचर एक्सपेंस है वो मिलता है, रेसिडेंशियल फ्लैट मिलता है। ये सारी सुविधाएं जो फैसिलिटीज है जो इंडियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एंजॉय करते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो उनको मिलता है। तो ये अगर ऐसा है तो ऐसे सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन अगर चलता है, अगर उन्होंने सांसद बनने के लिए किसी तरह का कोई फैक्ट उन्होंने छुपाया या कोई गलत इंफॉर्मेशन पेश किया इलेक्शन के समय जो एफिडेविट देना पड़ता है, या किसी फैक्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, या पूरा फैक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने नहीं आया है और वो सांसद बने हैं, तो उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन चला के उनके सारे सुख सुविधाओं को काटा भी जा सकता है। ठीक है, और जब ये होता है पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है प्रिविलेज मोशन के जरिए सांसदों के अधिकारों को कट करने का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती, याद रखिएगा। और जहां तक इनका जुडिशियल फंक्शन का सवाल है तो ऑडिटर जनरल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को उनके पद से हटाने का भी अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है। पार्लियामेंट में एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, जैसे कि सिक्किम इन 1975, यानी कि पार्लियामेंट के पास अधिकार होता है कि वो अपनी सीमा को बढ़ा सकता है, या एक ही राज्य से अगर ऐसा लगता है कि एक राज्य की न्याय व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही है और बहुत बड़ा राज्य है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो उसको दो से अधिक राज्यों में बांटकर नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, या दो को एक में सम्मिलित भी कर सकता है, जैसे कि 1975 में सिक्किम स्टेट बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। पार्लियामेंट को हम लोग नेशन इन मिनिएचर भी कहते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द नेशन इन मिनिएचर, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा आपका, पार्लियामेंट। तो डेमोक्रेसी में जो है पार्लियामेंट प्लेज द वाइटल फंक्शन ऑफ डेलिब्रेटिंग मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंस बिफोर लॉज एंड रेजोल्यूशंस आर पास। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट को पावर है अल्टर, डिक्रीज, इंक्रीज करने का, यानी किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो सीमा है इसको बढ़ाना या घटाने का पूरा अधिकार भारत के संसद के पास है। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑल्सो फंक्शन एज एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, द मिनिस्टर्स आर बाउंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द हाउसेस व्हेन डिमांडेड बाय द मेंबर्स। ठीक है, यानी कि जब भी संसद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या इसके संसद से किसी तरह के इंफॉर्मेशन को सीख करेंगे तो उन्हें देना ही होगा। ठीक है, अगर आप हाल के वर्षों में बात करें सन 2000 में, यानी कि आई थिंक 9 नवंबर से शुरू हुआ या 2 नवंबर से, तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जैसे नए राज्यों की स्थापना हुई। ये अधिकार किसके पास है, हमारे देश के संसद के पास। ठीक है, तो यहां पे होती है ये वीडियो खत्म, जहां हमने ये पढ़ा कि हमारे देश के हमारे देश की सरकार, शुरू में मैंने गलत बोल दिया, यहां भी गलत बोल दिया, हमारे देश की सरकार संसदीय सरकार है, यानी हमारा देश संसद से चलता है, यानी हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने पूरी कोशिश की कि जो आपके सिलेबस में जो ये सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में
जो ये सिलेबस में दिया हुआ है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मैंने पूरी कोशिश की कि उसको पूरा कवर करने का। इसकी एमसीक्यू भी आएगी जहां पे सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, और इस थ्योरी को अगर आपने ठीक से देखा है तो एमसीक्यू में पूछे गए सारे सवालों का जवाब आप दे पाएंगे। वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी, ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएंगी पहले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इस हमारे चैनल काबिल एकेडमी को सर्च करें यूट्यूब पे, आपको मिलेंगे। सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, और बताएं कि किसी तरह की कोई अगर इंप्रूवमेंट है तो बताएं, या किसी विषय पे अगर आपको क्लास चाहिए तो हमें बताएं, हम उस पर जरूर आपके लिए क्लास बनाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।